हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अभी तक इस चैप्टर में हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर हमने देखा कि कितने टाइप के डेटा होते हैं, कितने टाइप के डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं। हमने देखा था प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब इस पार्ट में विल डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। मतलब हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा की मेथड्स हमने देखी थी, उन मेथड्स में कितने टाइप से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। मतलब एज वर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ पर्सनली विजिट्स टू फील्ड एंड कलेक्ट द डेटा। जैसा मैंने फार्मर वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा चाहिए किसी फार्मर का, तो मुझे उसे डायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा, पर्सनली मुझे उस पर विजिट करके उस पर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। And talking about its advantage, first it is accurate and reliable because we are personally approaching the respondent। मतलब हम डायरेक्टली जाके उनसे बात करके हम डेटा ले रहे हैं, तो ये मेथड सबसे ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट है। उसके बाद हम जो भी हमारा रिस्पोंडेंट है जिससे भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके हम डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको उसी डेटा से इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो भी हम उससे पूछ सकते हैं, या इनडायरेक्ट वे में हमें कुछ और डिटेल्स चाहिए तो हम वो भी इंफॉर्मेशन के रूप में हम उसे एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। अब इस मेथड के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें पर्सनली विजिट करना है हर रिस्पोंडेंट को। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम एक एक रिस्पोंडेंट को इंडिविजुअली अप्रोच करेंगे। तो दूसरा फिर एक्सपेंसिव है। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे फार्मर का डेटा कलेक्ट करने जाना है तो मुझे हर फार्मर को विजिट करना पड़ेगा, तो दैट विल अगेन इंक्रीज माय ट्रेवल एक्सपेंडिचर इन अदर डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर एक्सपेंडिचर। और अगर इन्वेस्टिगेटर अनट्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो पर्सन डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहा है अगर वो अनट्रेंड है, तो जो भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो लेस रिलायबल हो सकती है। देयर आर चांसेस कि इन्फॉर्मेशन विच we are collecting will be less reliable. Now talking about second method, that is indirect inquiry. As opposite to the direct inquiry method, this is indirect inquiry method। मतलब हम इस मेथड में रिस्पोंडेंट को डायरेक्टली अप्रोच ना करते हुए हम इनडायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्रोच करके जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज द सोर्स ऑफ डेटा डजंट एक्सिस्ट। मतलब डायरेक्ट सोर्स उस डेटा का हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम किसी थर्ड पार्टी या किसी और पर्सन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, एडवांटेज में ये मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है जब हमको ज़्यादा वाइड एरिया का स्टडी करना हो। फिर दूसरा, इसमें हमारा टाइम और कॉस्ट कम लगेगा, क्योंकि हमको हर रिस्पोंडेंट को हमको इंडिविजुअली विजिट नहीं करना है, कि हम किसी इनडायरेक्ट किसी थर्ड पार्टी पर्सन के थ्रू हम हमारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और ये मेथड दूसरा यूज़फुल इसलिए क्योंकि यूज़फुल तब है जब कोई भी रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, तो हम किसी थर्ड पार्टी या इनडायरेक्ट सोर्स से उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये लेस रिलायबल है। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम किसी थर्ड पार्टी या किसी दूसरे पर्सन के थ्रू हम डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो ये as compared to direct inquiry method, this method is less reliable when it's come to the information। जब अब दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये मेथड तब यूजलेस होगी जब जो हमारा थर्ड पार्टी रिस्पोंडेंट है वो या तो डिसऑनेस्ट हो, या उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, या वो इनएफिशिएंट हो, तो तब भी ये मेथड हमारी लेस रिलायबल हो सकती है। अब थर्ड मेथड की बात करें तो मेथड ऑफ क्वेश्चनर। ये डिस्कस करने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने फिर से सेंसस का यानी जनगणना या जनसंख्या का जो मैंने एग्जांपल दिया था कि जो भी पर्सन गवर्नमेंट से हमारे घर पे आते हैं तो उनके पास कुछ एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें हमसे पूछना है। तो वो एक एक करके सीक्वेंस में क्वेश्चन होते हैं। वो नाम पूछेंगे, घर में कितने मेम्बर्स हैं, फिर उनकी एज कितनी है, फिर फैमिली में मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, कितने कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चनर की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग सेट ऑफ लॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन। मतलब वी आर इंक्लूडिंग ओनली लॉजिकली रिलेवेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर स्टडी। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमें उसमें इंक्लूड करना है। कुछ बातें इसमें ध्यान रखने जैसी है कि क्वेश्चन जो भी हो हमारे शॉर्ट एंड सिंपल हो, ताकि अगर हम रिस्पोंडेंट को दे रहे हैं तो वो उसे इजीली समझ में आए।
अब ये मेथड यूज़फुल तब होगी जब हमारा एरिया ऑफ स्टडी काफ़ी वाइड है, जब हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में स्टडी करना हो या ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको एक्सट्रैक्ट करना हो। और तीसरी बात कि ये मेथड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंक्वायरी दोनों में यूज़फुल है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि एक आइडियल क्वेश्चनर, मतलब एक अच्छा क्वेश्चनर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। अब अपने राइट साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक मैंने स्पेसिमेन दिया हुआ है क्वेश्चनर का, कि एक फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चनर का कि भाई एक क्वेश्चनर कैसा होना चाहिए। उसमें नेम पूछा है, प्लेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल है, फिर स्ट्रीम है, मीडियम ऑफ स्टडी, देन स्कूल टाइमिंग और ऐसी बाकी सारी डिटेल। ये डिटेल डिपेंड करता है कि आप किस एरिया या किस चीज़ के बारे में आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी एक आइडियल क्वेश्चनर की। सबसे पहले अगर आप किसी पोस्ट के थ्रू उस क्वेश्चनर को भेज रहे हैं तो उसके साथ एक कवरिंग लेटर होना चाहिए, ताकि वो रिस्पॉन्डेंट को समझ में आए कि भाई वो क्या इन्फॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम जितना चाहें कि क्वेश्चंस कम से कम होना चाहिए, हमारी स्टडी के ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन कम से कम होंगे तो किसी को भी इतना इन्फॉर्मेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जो हमारे क्वेश्चन है वो दे शुड बी कंसिस्टेंट विद द इंक्वायरी। इसका मतलब जो हमारी स्टडी है उससे रिलेटेड होना चाहिए, इररिलेवेंट क्वेश्चन हमको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, हमने पहले भी देखा कि क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब जो रिस्पोंडेंट है वो उसके लिए उसको इजीली समझ में आ जाए क्वेश्चंस। और नेक्स्ट पार्ट कि जो भी हमारा अरेंजमेंट है क्वेश्चनर का, जैसा कि हमने देखा ये एग्जांपल जो दो इमेज में आप देख रहे हैं कि भाई पहले नेम पूछा है, देन प्लेस, स्कूल, तो ये एक अरेंजमेंट जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर एंटरटेनमेंट एंड देन वी आर आस्किंग फॉर हिज और हर नेम। तो द अरेंजमेंट शुड बी लॉजिकल। और एक और बात ध्यान रखने जैसी है कि जो पर्सनल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्राई करना चाहिए कि जो क्वेश्चन यस या नो से रिलेटेड वाले क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें। अब क्वेश्चनर के थ्रू कलेक्ट करने की दो मेथड है। सबसे पहले क्वेश्चनर बाय पोस्ट, मतलब हम किसी भी पर्सन से हमको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू क्वेश्चनर हम उसको भेज सकते हैं। इसके भी अलग अलग डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, जैसे कि एडवांटेज में कब यूज़फुल है, जब हमारा एरिया ऑफ स्टडी काफ़ी वास्ट हो। अब हमको कम खर्चे के साथ यानी लेस एक्सपेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं किसी भी रिस्पॉन्डेंट को। अगर वो रिस्पॉन्डेंट इलिटरेट है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो हमारे लिए वो यूजलेस हो जाएगा। और अगर रास्ते में हमारा क्वेश्चनर गुम भी हो सकता है, हम पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं, रिस्पॉन्डेंट को हम कोई असिस्ट नहीं कर पा रहे, उससे हमने जो क्वेश्चनर भेजा है वो उसके हिसाब से भर पाएगा। अगर उसका कुछ डाउट है या उसकी क्वेरी है तो वो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चनर बाय पोस्ट मेथड के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हुए। नेक्स्ट इज द क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर। सेम इसमें फिर से मैं वो एग्जांपल देना चाहूँगा जो जनसंख्या के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हमारे घर पे आते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। तो दिस इज वे ऑफ क्वेश्चनर बाय एन्यूमरेटर, मतलब एन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु इज कलेक्टिंग द डेटा। तो इसके भी कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर हमारा क्वेश्चनर लॉस होने का प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। डिसएडवांटेज, अब एक्सपर्ट न्यूमरेटर, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट न्यूमरेटर मिलना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है कि हर कोई पर्सन इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो अच्छे से क्वेश्चनर के थ्रू लोगों के पास जाके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर यानी कि जो पर्सन हु इज कलेक्टिंग द डेटा वो लोग भी हमको ज़्यादा चाहिए। तो इसकी वजह से ये हमारा टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर सकता है। अब हमने देखा प्राइमरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज थे। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, मतलब ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा, मतलब फर्स्ट सोर्स वाले डेटा की हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड में आप देख रहे हैं जैसे कि कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट पब्लिकेशन, मतलब गवर्नमेंट अलग अलग तरह की रिपोर्ट पब्लिश करती है। जैसे हर साल गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करती है कि उसने पिछले साल का जो बजट था उसका कितना कितना खर्चा हुआ, गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है, पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट इज सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, फॉर एग्जांपल जैसे LIC है, LIC ने अपना साल भर का प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट पब्लिश किया। फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने उसका कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, कितना इलेक्ट्रिसिटी उसने प्रोड्यूस किया।
फिर थर्ड इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ILO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड बैंक अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश करता है, IMF मॉनेटरी फंड से रिलेटेड दूसरे सारे रिपोर्ट्स अपने पब्लिश करता है। फिर फोर्थ इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बड़ौदा सिटी की बात करें तो वहाँ की जो लोकल जिला पंचायत का ऑफिस है वो उससे रिलेटेड डेटा पब्लिश करता है कि भाई कितने उसने लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए या कितने लोगों के क्वेरीज वगैरह सॉल्व किए लोकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट सोर्स दैट इज न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर में भी डेली हम जैसे अभी कोरोना वायरस या कोविड-19 के केस में हम बात करें तो डेली हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आपको कुछ ना कुछ डेटा मिल जाएगा कि कितने केसेस बढ़े, इंडिया में कितने केसेस है, पर्टिकुलर स्टेट में कितने केसेस है। जर्नल्स की बात करें तो इसमें रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश होते हैं तो उसमें भी कुछ टाइप का सेकेंडरी डेटा हमको मिल जाता है। और मैगजीन जैसे इंडिया टुडे मैगजीन है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट की मैगजीन चलती है तो उससे भी आप हमको सेकेंडरी डेटा मिल सकता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रिकॉशंस शुड वी कीप वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। मतलब अब सेकेंडरी डेटा हम कहीं और से पब्लिश किया हुआ डेटा जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको वो यूज़ करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला वेरिफिकेशन, कि हमको डेटा वेरीफाई करना आना चाहिए कि भाई ये सही में जो हम डेटा हमको जो जिस सोर्स या जिस चीज़ के बारे में हमको डेटा दिया हुआ है कि क्या ये सही है या नहीं। फिर उस डेटा के पीछे पर्पस क्या है, क्यों ये डेटा कलेक्ट किया गया, क्यों हमारे सामने वो डेटा पब्लिश, हमें पर्पस पता होना चाहिए। थर्ड, हमारे पास लेटेस्ट डेटा होना चाहिए। अगर मैं ग्रोथ किया जीडीपी के, इंडिया के जीडीपी के डेटा की बात करूँ तो अगर 2005 का डेटा अगर मुझे अभी यूज़ करना है तो दैट विल बी इररिलेवेंट। मुझे अभी के अगर इंडिया की कंडीशन के बारे में जानना है तो आई विल रिक्वायर लेटेस्ट डेटा ऑफ जीडीपी। तो लेटेस्ट डेटा शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल यूजिंग एनी काइंड ऑफ सेकेंडरी डेटा। फोर्थ इज टू अवॉइड एस्टिमेट्स। हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सिर्फ एक एस्टिमेट देते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ये चीज़ इतना रहेगा, ये चीज़ इतना रहेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्राई करना है कि ये एस्टिमेट्स का डेटा हम अवॉइड करें। हमको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम एस्टिमेट्स पे हम ज़्यादा हमें बिलीव नहीं करना है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट विच इज़ द डेटा शुड बी रिलेटेड टू फील्ड ऑफ स्टडी। मतलब ये एग्जाम्पल प्राइमरी डेटा में भी हमने देखा, सेकेंडरी डेटा में भी हमने देखा। हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा हो वो हम जो फील्ड स्टडी करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए, या फिर जो डेटा जिस डेटा का इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये उस फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर कितने टाइप के डेटा कलेक्शन मेथड है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन post in comment section. Thank you.